चीजों की कहानी। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? मुझे अपनी चीज से बहुत लगाव है। सच में मुझे अपनी सभी चीजों से लगाव है। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये सब चीजें कहाँ से आती हैं और जब हम इन्हें फेंकते हैं तो कहाँ चली जाती हैं? मुझे इस पर हमेशा अचंभा हुआ। किताबों के अनुसार सभी चीजें इन स्टेजों से गुजरती हैं। कच्चे माल से सामान बनाने से, सामान ढोने से, सामान के इस्तेमाल से, सामान फेंकने तक, इस पूरे चक्र को मिलाकर कहते हैं सामान का अर्थशास्त्र। मैंने इसके बारे में ध्यान से खोजबीन की। असल में मैंने पूरे संसार में 10 साल तक यात्रा की, ये पता लगाने के लिए कि हमारी ये चीजें कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। जानते हो क्या पता लगा? बहुत सी बातों का लोगों को पता ही नहीं। ऊपर से पूरा सिस्टम ठीक लगता है, कोई समस्या नहीं, पर सच है कि पूरा सिस्टम मुश्किल में है। इसका कारण है ये सिस्टम सीधी रेखा में काम करता है। हमारी धरती पर जहाँ संसाधन गिने चुने हैं, वहाँ पर यह सीधा चलने वाला सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं करेगा। ये सिस्टम हर कदम पर असली दुनिया से जुड़ा है, असली दुनिया से उसका लेना देना है। ये विभिन्न समाजों, उनके कल्चर, अर्थव्यवस्था और वातावरण से जुड़ा है। पूरे रास्ते में इस सिस्टम पर मुश्किलें भी हैं, पर ये हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि चित्र अधूरा है। तो आइए वापस चलते हैं, कुल खाली स्थान भरते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या गायब है। हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दिखाई नहीं दे रही वो है लोग। हाँ, लोग जो रहते हैं और इस सिस्टम के साथ काम करते हैं। इस सिस्टम में कुछ लोगों की दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा चलती है। वे कौन हैं? चले सरकार से शुरू करें। मेरे कुछ दोस्त कहते हैं कि सरकार दिखाने के लिए टैंक का चित्र बनाना चाहिए। कई देशों के लिए ठीक भी है। वैसे भी हमारे देश में टैक्सों से हुई आमदनी का आधे से अधिक भाग मिलिट्री पर खर्च होता है। पर मैं सरकार दिखाने के लिए एक आम आदमी का चित्र बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि सरकारें जनता के लिए, जनता की और जनता द्वारा चलाई जानी चाहिए। ये सरकार का काम है कि वह हमारे अधिकारों की रक्षा करे और हमारा ध्यान रखे। ये उनका काम है। ये हैं बड़ी कंपनियां। ये कंपनियां सरकार से बड़ी क्यों लगती हैं? क्योंकि असल में ये सरकार से बड़ी हैं। संसार की सबसे बड़ी पहली 100 अर्थव्यवस्थाओं में 51 अर्थव्यवस्थाएं प्राइवेट कंपनियों की हैं। जैसे जैसे यह कंपनियां ताकत में बढ़ती हैं, सरकार के रवैये में भी एक बदलाव आता है। सरकार की कोशिश रहती है कि नागरिकों की जगह इन कंपनियों के काम में कोई अड़चन न आए। तो देखें कि पूरी तस्वीर के और कौन से हिस्से गायब हैं। कच्चे माल को निकालना। हम कच्चे माल के प्रोडक्शन से शुरू करते हैं, जो कि प्राकृतिक संपदा को इस्तेमाल करने का एक नाम है। इसमें हम पेड़ों को काटते हैं, पहाड़ों को खोदकर अंदर से धातुएं निकालते हैं, साफ पानी का इस्तेमाल करते हैं और जानवरों को खत्म कर देते हैं। यहाँ पर हमारी पहली सीमा आ रही है। हमारे ये सभी संसाधन खत्म हो रहे हैं। हम इन सबका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब सुनने में अजीब सा लगता है, पर यह सच है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा। पिछले 3 दशकों में हमने पृथ्वी के 1/3 प्राकृतिक संसाधनों को खर्च कर लिया है। हम इतनी तेजी से पेड़ काट रहे हैं, खोद रहे हैं और कूड़ा फेंक रहे हैं कि पृथ्वी की उस पर रहने वालों को संसाधन दे पाने की शक्ति खत्म होती जा रही है। अमेरिका में जहां मैं रहती हूँ, केवल 4% जंगल ही बचे हैं। हमारे पानी के 40% संसाधनों का पानी पीने लायक नहीं है। हमारी समस्या ये है कि हम अपने हिस्से से कहीं बहुत अधिक प्राकृतिक संसाधन खर्च कर रहे हैं। अगर पृथ्वी के सभी देश अमेरिका की गति पर प्राकृतिक संसाधन खर्च करें तो हमें 3 से 5 तक पृथ्वी जैसे ग्रह चाहिए होंगे, पर हमारे पास तो केवल एक ही पृथ्वी है। मेरे देश अमेरिका ने इसका इलाज निकाला है कि जाकर किसी और के संसाधनों का हिस्सा ले लें, यानी विकासशील देशों का। कुछ कहेंगे कि यह दूसरे देशों के संसाधनों पर अधिकार जमाने का एक घुमाव फिराव वाला तरीका है। यही बात कूड़ा पैदा करने पर भी लागू होती है। सारे संसार के 75% जल स्रोतों से उनकी मछली पैदा करने की क्षमता से अधिक मछलियां पकड़ी जा रही हैं। पृथ्वी के 80% प्राकृतिक जंगल काटे जा चुके हैं। अमेज़न नदी इलाके में 1 मिनट में 2000 पेड़ काटे जा रहे हैं, यानी हर मिनट 7 फुटबॉल के मैदानों जितना क्षेत्र पेड़ रहित किया जा रहा है। उन लोगों का क्या जो यहाँ रहते हैं? कुछ लोगों के अनुसार यहाँ पर रहने वाले लोगों का यहाँ प्राकृतिक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं। यहाँ के रहने वाले लोगों की खरीदने की क्षमता कम है और इस सिस्टम में अगर आप बहुत सी वस्तुएं नहीं खरीदते तो आपकी कोई कीमत नहीं। तो अब कच्चा माल प्रोडक्शन के लिए जाता है। वहां पर हम प्राकृतिक संसाधनों में ऊर्जा का प्रयोग कर जानलेवा केमिकल मिलाते हैं और ऐसा सामान बनकर बाहर निकलता है जिसमें ये रसायन होते हैं। आजकल मनुष्य द्वारा बनाए गए 1 लाख से ज्यादा केमिकल काम में लाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ ही को मनुष्य पर असर के लिए टेस्ट किया गया है। इनका सेहत पर असर क्या होगा, ये केमिकल कितने हानिकारक हैं, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ है। तो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण में ये केमिकल क्या प्रभाव डालते हैं, इसका हमें पता ही नहीं। पर एक बात हम जानते हैं,
जहरीले केमिकल अंदर और जहरीले केमिकल बाहर। जब तक हम खतरनाक रसायन सामान बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक हमारे घरों, काम करने की जगहों, स्कूलों, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी ये खतरनाक केमिकल पहुंचेंगे। जैसे ब्रोमीन से आग बुझाने के रसायन। ये रसायन वस्तुओं को जलने नहीं देते, पर ऐसे रसायन नाड़ी तंत्र यानी दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। हम ऐसे रसायन क्यों इस्तेमाल करते हैं? पर फिर भी हम ऐसे रसायनों को कंप्यूटरों, घर के सामानों, सोफों, गद्दों, यहाँ तक कि तकियों में भी इस्तेमाल करते हैं। पहले हम तकियों को ऐसे रसायन में डुबोते हैं, फिर उन्हें घर लाकर 8 घंटे उस पर सर रखकर सोते हैं। मुझे लगता है कि शायद अपने सिरों को आग से बचाने के और बेहतर तरीके हम सोच सकते हैं। चलिए आगे चलें। क्या आप जानते हैं कि खाने की वस्तुओं में सबसे अधिक खतरनाक रसायन किसमें है? मां के दूध में। इसका मतलब हम एक ऐसी सीमा पर पहुंच गए हैं जहां हमारे समाज के सबसे छोटे सदस्य हमारे बच्चों को अपनी मां का दूध पीने से खतरनाक रसायनों की खुराक भी मिल जाती है। कितनी अजीब बात है। मां का दूध पिला पाना ऐसा काम है जो पवित्र है और इसे सुरक्षित होना चाहिए। बच्चों के लिए मां का दूध जीवनदायी है और माओं को यह करते रहना चाहिए, पर हमें इसकी रक्षा करनी है। सरकार को इसकी रक्षा करनी है। मैं सोचती थी कि सरकार हमारा ध्यान रखती है। इस सब खतरनाक रसायनों का सबसे ज्यादा असर तो फैक्ट्री में काम करने वालों पर होता है। उसमें बहुत सारी नवयुवतियां होती हैं। वे ऐसे जानलेवा रसायनों के वातावरण में काम करती हैं जो कैंसर पैदा करते हैं और मातृत्व की क्षमता को खत्म कर देते हैं। मैं पूछती हूँ कि कौन सी मजबूरी है कि नवयुवतियों को ऐसे वातावरण में काम करना पड़ता है? वे कोई और काम क्यों नहीं कर सकती? यही तो इस सिस्टम की खास बात है। स्थानीय काम धंधों और वातावरण के उजड़ने से ऐसे मजबूर लोगों की कमी नहीं रहती जिनके पास कुछ और करने को है ही नहीं। संसार भर में एक दिन में 2 लाख लोग ऐसे वातावरण और स्थानों को जहां वे पीढ़ियों से रह रहे थे छोड़कर शहरों में जाते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं और मजबूरी में कोई भी काम ढूंढते हैं, चाहे वो जानलेवा रसायनों के वातावरण में काम करना ही क्यों न हो। तो इस सिस्टम में केवल प्राकृतिक संसाधन ही बर्बाद नहीं होते, पूरी के पूरी जनजातियां और लोग भी बर्बाद होते हैं। अगर जहरीले रसायन डालोगे तो वैसा ही सामान निकलेगा। फैक्ट्रियों से सामान निकलने के अलावा